नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पर्वत, पठार, है ना, ये सब के बारे में जाना था कि नदियों के बारे में। यहाँ पर जो ये कैप होती है ना, स्नो कैप बोलते हैं जिसे, ये वाली बर्फ की कैप, इनके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब आज हम पढ़ेंगे पर्वतीय परिवेश के बारे में, यानी कि जो पर्वत है वहां पर किस तरीके का वातावरण, किस तरीके का परिवेश होता है। ठीक है। पर्वतों की ढलान पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। देखो, जो पर्वतों की ढलान है उन पर वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन बोलते हैं हमें, क्योंकि वो पर्वतों पर हैं। और यहाँ पर शंकुधारी शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं? जो इस तरीके से ऐसे, और जो इनकी पत्तियां होती है ना वो नुकीली होती हैं। वो कैसी होंगी? नुकीली। देखो, ये इस तरीके से ऐसे, इस तरीके के, इसे बोलते हैं हम शंकुधारी वृक्ष। ठीक है। ये इस तरीके की ऐसी शेप में हमें यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं, और इनकी पत्तियां पतली और नोकदार होती हैं। है ना, जो ये पत्तियां हैं ये कैसी होंगी? पतली होती हैं और नोकदार। ये ऐसी क्यों होती हैं? जिससे कि जो बर्फ गिरती है ना वो इनकी पत्तियों पर ना रुके और वो क्या करे? गिर जाए, इसलिए। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस, काई और लाइकेन उग जाते हैं। देखो, जब हम और ऊंचाई पर जाएंगे तो पेड़ की जगह वहां पर हमें पेड़ नहीं पाएंगे, वहां पर हमें घास पाएगी। इस घास ऐसे, ये, है ना। और उससे भी ऊपर जाएंगे तो हमारे क्या पाएंगे? लाइकेन। लाइकेन जैसे काई होती है ना, इस तरीके से हमें वहां पाएंगे। ये देखेंगे, हमें पर्वतीय वन की वो दे रखी है यहाँ पे डेफिनेशन। पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार। ठीक है। मॉस क्या होता है? फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैला हो। मॉस क्या होता है हमारा? जैसे छोटी छोटी, जब हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं ना पहाड़ों पे, वहां हमें ये शंकुधारी वृक्ष नहीं मिलते। क्या मिलेंगे हमें? हमें छोटी छोटी घास मिलेगी, है ना। और जो कि क्या होगा, जिसपे फूल और जड़े ये मतलब ना के बराबर ही होंगे, फूल तो होंगे ही नहीं, है ना। सिर्फ क्या होगी? घास घास होगी, जिसकी जड़ों का नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं, है ना। ऐसे ही हमारा क्या है? ये लाइकेन, पौधे के समान जीव जो सामान्यतः चट्टानों, दीवारों पर, पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। तुमने कभी देखा हो, कभी जैसे बहुत पुरानी दीवारें होती हैं उन पर ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन से ऐसे कुछ कुछ लग जाता है ना, उसे जिसे हम काई भी बोल देते हैं, वही हमारा क्या होता है? लाइकेन। और ये कहाँ मिलता है? पर्वतों पर, ऊंचाई में जाके सबसे। ठीक है। कम से कम 1500 वर्ष की हमें एक भारत और उसके इसमें हमें कुछ वो एक वो दे रखा है बहुत पुराना, कालिदास के एक श्लोक के बारे में बताया गया है। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व, यानी कि 1500 साल पहले की बात है, प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ दो श्लोक लिए गए हैं। ठीक है। किसके? कालिदास के। कालिदास एक बहुत महान और बहुत ही बहुत मतलब बहुत अच्छे कवि रहे हैं कालिदास। उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव, ये बहुत फेमस उनका काव्य ग्रंथ है। हिमालय की स्तुति से आरंभ होता है, यानी कि वो हिमालय की स्तुति करते हैं, हिमालय की पूजा करते हैं, एक तरह से हिमालय का आवाहन करते हैं। यहाँ उन संस्कृत श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। जिन दो श्लोकों के बारे में हमें इसमें बताया उसका यहाँ पर हमें हिंदी में अनुवाद, यानी कि हिंदी में बताया गया है कि वो क्या थे। भारत के उत्तरी भाग में जब वो जो कालिदास है, कुमार संभव बताते हैं कि वो जब हिमालय की स्तुति करते हैं, हिमालय का आवाहन करते हैं, तब वो कैसे बोल कहते हैं? भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। यानी कि जो हिमालय भाग है, भारत के उत्तरी भाग में जो हिमालय है वो क्या है? एक तरह से पर्वतों का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक फैला हुआ है। ठीक है। पश्चिम में कौन सा समुद्र है उसका? अरेबियन सी, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं?
हिंद महासागर। और पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। गंगा के झरनों की फुहारों से युक्त, देवदार के वृक्षों को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृगों की खोज में हिमालय में घूमते रहते अपनी थकान मिटाते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं इन पे हिम पर्वतों पे, ये क्या करते हैं, जब गंगा के झरनों की जो हल्की हल्की सी फुहार आती है उससे, या फिर जब बारिश का सा इस तरीके से फुहारें चलती है, तो जो मोर पंख हैं, जो मोर हैं हमारे, वो अपने पंख खोल कर नाचते हैं, फरफराते हैं, है ना, ठंडी हवा चलती है। तो उन सबको वो किस तरीके से लेते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी उससे क्या थकान मिट जाती है। कक्षा में इन श्लोकों तथा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पश्चिम से पूर्वी समुद्र तक से क्या तात्पर्य है, ये बताना है आपको, ये खुद करोगे आप होमवर्क में। गंगा का उल्लेख किया क्यों किया गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं गंगा का उल्लेख क्यों, क्योंकि जो गंगा है उसका ओरिजिन कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, गंगा का हिमालय की श्रेणियों से, है ना। तो ये भी आप कर लेंगे। अब देखो जो पर्वतों पर कुछ जीव जंतु रहते हैं वो क्या क्या है, पेरेग्रिन फॉल्कन, हिमालयी तहर, पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, ग्रे फॉक्स, आइबेक्स, याक, तेंदुआ, भालू, कुछ पहाड़ी जीव जंतु हैं ये हमारे, है ना, जो पहाड़ों पर रहते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करती हैं। जो जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इन्हीं पे ही तो रहेंगे, वन हो गए या जो बहती नदियां हैं उनके पास, झीलों के पास, या जो घास के मैदान हो गए, है ना, कंदराएं कंदराएं गुफाओं की तरह इनमें ही तो रहेंगे। जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रिन फॉल्कन, ये कुछ नाम है इनके जो हमारे पर्वतीय जीव जंतु होते हैं। हिम तेंदुआ, आइबेक्स, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी। अब ये पढ़ेंगे एक बार, ध्यान रखें। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है ना, गंगा बड़ी नदी है बहुत। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंजेस भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी की बहुत सी सहायक नदियां कैसे होती हैं हमारी, जो कि छोटी छोटी नदियां किसमें मिल जाएंगी, एक बड़ी नदी है। मान लीजिए एक गंगा नदी आ रही है यहाँ से, है ना, हिमालय से बहती हुई, और इसके साथ यहाँ बीच में छोटी छोटी इसकी नदियां होती हैं, ये मिल जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक नदी। उनमें से कुछ जैसे यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। अन्य नदियां जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाले विंध्याचल की गुफाओं से बाहर निकलती है। श्रृंखला, श्रृंखला मतलब पहाड़ों से बाहर निकलती है। अब हमने पर्वतीय परिवेश के बारे में पढ़ा, वहां के वातावरण के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम पढ़ेंगे पर्वतीय जीवन कि कैसा वहां का जीवन होता है। पर्वतीय भूभाग, भूभाग क्या होता है, ये देखो, भौतिक आकृतियों की दृष्टि से भूमि का एक खंड, यानी कि भूमि का की एक जगह हो गई, है ना, उसको बोलते हैं भूभाग। भूभाग, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं। जो पर्वतीय भूभाग होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि प्लेन पे है ना, तो उनके कैसे होते हैं, इस तरीके से, कहीं पर उबड़ खाबड़ इस तरीके से वो बने हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जाती है। अच्छा, घाटियां क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पर्वत है ना, अब इनके बीच का जो ये रास्ता होता है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं घाटियां, यानी कि यहाँ भी पर्वत, यहाँ भी पर्वत, और ये, इसको बोलते हैं हम घाटी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी घाटी। देखो ये रहा यहाँ पे पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी और जलधारा बहती है। यहाँ पर जलधारा भी बह सकती है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि जलधारा बहे, ऐसा भी नहीं है, है ना। तो ये जो हमारी होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं, घाटी। तो कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जाती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थिति पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। सीढ़ी नुमा खेती कैसे की जाती है, एक सेकेंड, इसमें है नहीं, देखो, हमें सीढ़ी नुमा खेती करनी है तो इस तरीके से ऐसे बनाया, फिर ये जगह खाली छोड़ी, फिर ऊंचाई पे थोड़ा सा हमने फिर दूसरी बना ली, ऐसे इस तरीके से सीढ़ियों, जैसे सीढ़ी होती है ना, इस
इस तरीके से भूमि को काट के तब इस सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही उबड़ खाबड़ वाली जगह होती है पहाड़ों पे। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ जो क्षेत्र होते हैं उनमें उनमें पशुपालन को भी महत्व देते हैं। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। जो लोग घूमने जाते हैं, है ना, पर्वतों पर, कटारों पर या हिल्स पर, उन्हें उनका जो वहाँ के लोगों का मुख्य साधन क्या है आय का, यानी कि इनकम का मुख्य स्रोत क्या है, जो पर्यटन जाते हैं, है ना, पर्यटक वहां जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सही होगी। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मतलब बहुत सालों से ये चीज चली जा रही है, बहुत शताब्दियों से, कि लोग जो पवित्र स्थल हैं उनकी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते हैं। जैसे वैष्णो देवी है, वो कहाँ पर है, पहाड़ों पर है ना, तो जाते हैं ना हम वहां पर पर्वतों पर दर्शन के लिए, तो बहुत लोगों के लिए वो तीर्थ स्थल भी है। परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, प्राय इनमें सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ये कुछ तो पॉइंट है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें किसके बारे में बताया, बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा के बारे में। बचेंद्री पाल कौन है, बचेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था, यानी कि पर्वत पर जाना, और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व भी किया। बचेंद्री पाल 1984 में 1984 में एवरेस्ट ग्रीष्म पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये क्वेश्चन भी आता है हमारा कि जो प्रथम भारतीय महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, वो कौन थी, तो वो थी बचेंद्री पाल। इसके लिए उन्हें पद्मश्री जो पद्मश्री अवार्ड है वो दिया गया 1984 में, और पद्म भूषण होता है पद्मश्री से भी ऊपर का अवार्ड, है ना, वो दिया गया 2019 में। अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था, यानी पैर गंवा दिया था, उनका पैर नहीं था एक। बचेंद्री पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट ग्रीष्म पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन ग्रीष्म सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की, यानी कि ये सिर्फ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ही नहीं गई, ये अंटार्कटिका के विंसन पर्वत पर भी गई, वहां की ऊंची चोटी पर, और कई महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने जाना, जो ऊपर सबसे ऊंची चोटी उन पर गई। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कब मिला, 2015 में। और बचेंद्री पाल को कब मिला था, 1984 में पद्मश्री। और बचेंद्री पाल को पद्म भूषण कब मिला, 2019 में, ठीक है। आइए पता लगाएं चित्रों के माध्यम से। चित्र 3.6 पृष्ठ 50 पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है कि उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये आप घर पे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह भी विचार कीजिए कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहां क्यों रहते हैं, ठीक है। चित्र 3.6 में हमें क्या देगा, आकस्मिक बाढ़, यानी कि जो अचानक से आ जाए। भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ क्या होती है हमारी, स्थान विशेष में अकस्मात बाढ़ आना बहुधा ऐसे बादल फटने से होता है। जब बादल फट जाता है ना तो वहां क्या आ जाता है, बाढ़ की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। भूस्खलन, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अकस्मात टूटकर गिर जाना, यानी कि जैसे हमने देखा होगा कई बार पहाड़ टूटकर भी गिर जाते हैं ना, कई बार जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो भी पहाड़ों के बीच में दरार पड़ती है जिससे कि वो टूटते, तो उसे हम बोलते हैं भूस्खलन, ठीक है। हिमस्खलन क्या होता है, हिमस्खलन एवलांच, ये क्या होता है, पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, यानी कि बर्फ का गिरना। देखो यहाँ से गिर रही है ना, ऊपर से ही गिरी है ये पूरी बर्फ, अचानक गिरी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हिमस्खलन। हिमपात अथवा चट्टाने टूटकर गिरना ऐसा प्राय तब होता है जब हिम का पिघलना शुरू होता है, आरंभ होता है।
भारी हिमपात, यानी कि बहुत भारी मात्रा में क्या हो रही है, हिमपात हो रही है। देखो ऊपर यहाँ पर, यहाँ थी बर्फ, यहाँ तो नहीं रही ना, यहाँ से सारी की सारी टूट टूट कर कहाँ गई, ये देखो यहाँ पर ये भारी मात्रा में हिमपात हो रहा है। बादल फटना, ठंडा मौसम, ये कुछ पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य है। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिनाइयां, चुनौतियां भी शामिल है। अब देखो पर्वतों पर ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, तो ये वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए चुनौती है ना एक तरह से, कि भाई वो कैसे इन परेशानियों से निकले बाहर, है ना। ये तो अकस्माती होती हैं चीजें, तो इसमें उन्हें पहले ही इस चीज के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा के अनुसार सारी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। लेकिन वहाँ का जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या हो गया, वहाँ की जो शुद्ध वायु है ना, मनोरम दृश्य है, यानी कि बहुत सुंदरता दिखाई देती है जो, वो चीजें उन्हें बाहर जैसे समतल भाग पे आकर नहीं मिलेंगी। ये पढ़ेंगे, ध्यान रखें। विश्व भर के अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड में अनेक बहुत सारे क्या है, समुदाय हैं, पर्वतों को क्या मानते हैं, पवित्र स्थल मानते हैं। कि भाई जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया था वैष्णो देवी, वो भी तो एक पर्वत पर ही है, तो वो उनके लोगों के लिए एक वो पूजा का वो है ना, कि भाई हम पूजा करेंगे वहां जाके। एवरेस्ट ग्रीष्म विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, और इनके अनेक नाम हैं। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं तिब्बती लोग इसे, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। नेपाल निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत है। जैसे तिब्बत में कौन सा पर्वत है, कैलाश पर्वत। जैसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन तिब्बती का एक प्राचीन धर्म के अनुयायियों के अनुयायी पवित्र मानते हैं। यानी जो वहां के लोग हैं वो इसे क्या मानते हैं, एक पवित्र स्थल। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भी देखी जाती है। ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा, पर्वत के परिवेश के बारे में, पर्वत के वातावरण के बारे में, पर्वतों पर लोग कैसे रहते हैं, कैसे वहाँ के लिए लोगों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं, है ना, किस तरीके से वो इनसे निपट सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। अब कल की वीडियो में, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कल हम क्या पढ़ेंगे, पठार और क्या पढ़ेंगे, पठार और मैदान के बारे में, पठार और मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप एक बार दोबारा से चैप्टर को देखेंगे, एक बार रीड करेंगे, और जो मैंने आपको बीच में ये दो तीन क्वेश्चंस थे वो करेंगे। आज इतना ही करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।